स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी यूपीएससी की मुख्य परीक्षा होती है उसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मेरे पास आप देख सकते हैं कि वाइट बोर्ड है, तो थोड़ा सा उससे मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता दूंगी। ठीक है, तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निजता का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व परीक्षण के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारी बात कर रहा है, सबसे पहले निजता के अधिकार की, तो हम एक एक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पहले डिस्कशन करेंगे। जो हमारा निजता का अधिकार है वो हमारा हाल में जो हमारा केएस पुट्टा स्वामी वाद आया था। ठीक है, केएस पुट्टा स्वामी जो मामला आया था 2017 का, इसमें जो है जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद आर्टिकल जो हमारा 21 है उसके तहत शामिल किया था। यानी कि निजता का जो हमारा अधिकार है केएस पुट्टा स्वामी वाद में, उसे मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज जो क्वेश्चन बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि। अच्छा, पहले मैं बता दूं इसमें जो विधि की बात की गई है वो है हमारी डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2018। जो हमारे डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुप्रयोग विनियमन विधेयक 2018 में आया था उसे वहां पे मतलब संसद में प्रस्तुत किया गया था, बट वो 2023 में लैप्स हो गया था। अच्छा, इसमें कुछ प्रावधान थे। जो डीएनए विधि की बात की जा रही है उसका सिंपल सा मुख्य उद्देश्य ये समझ सकते हैं कि डीएनए जो हमारे जैसे समझिए डीएनए जो हमारे सैंपल होते हैं, ऐसे लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट करने की बात थी जो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में संदिग्ध अपराधी हैं। जैसे किसी के ऊपर कोई हत्या का मामला दर्ज है, किसी के ऊपर कोई चोरी डकैती इन सब का मामला दर्ज है, तो उनके डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते और उस आधार पे जैसे जो हमारे ये सभी जानते हैं कि अभी जो हमारी देर से न्याय वाला जो हमारा देरी से न्याय वाला जो हमारा एक कॉन्सेप्ट चलता है कि काफी सारे मामले सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित रहते हैं। तो इसमें ये बात की गई थी कि जो डीएनए सैंपल अगर कलेक्ट किए जाते हैं तो उससे जल्दी से जल्दी जो लंबित मामले हैं उनका निपटान किया जा सकेगा, उससे मैच करा के ये सब। अच्छा, इसमें एक तो ये बात की गई कि डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और उससे जल्दी से जल्दी जो है हमारा जो मामले हैं लंबित वो सॉल्व किए जा सकते हैं। इसमें एक समस्या भी थी। इसमें जो निगेटिव पॉइंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो डीएनए जो हमारा होता है वो हमारा काफी सेंसिटिव एक तरह से डेटा होता है। ठीक है, अगर उसको कोई कलेक्ट कर रहा है या फिर सरकार ही कलेक्ट करे तो उसकी सुरक्षा बहुत मतलब एक डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, और एक तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे ये सारी समस्याएं आ सकती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को ये पता चल जाए कि इसके डीएनए में ऐसी कोई बीमारी है, जैसे आनुवंशिक बीमारी है, कैंसर संबंधी कोई इशू है, या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत है जो आने वाले समय में उस किसी व्यक्ति विशेष के लिए दिक्कत बन सकती है, किसी और को बीमारी हो सकती है, तो विवाह के मामले में दिक्कत आ सकती है, लोग उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं। जो हाशिए पर लोग हैं हमारे, जो हाशिए पर जो जनसंख्या है उनके साथ गलत व्यवहार हो सकता है, लोग जो हमारा दलित समुदाय है या फिर एक तरह से लोग उसको दोयम दर्जे का समझ सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए 2023 में ये विधेयक लैप्स हो गया था, पास नहीं हुआ था। अच्छा, इसी में एक और था कि अगर डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं तो वो पितृत्व परीक्षण, जो क्वेश्चन बात कर रहा है कि ये क्वेश्चन इसी बार 2024 की मुख्य परीक्षा में ही पूछा था, मेंस पेपर में पूछा था, पितृत्व परीक्षण। एक तरह से ये कहा जाता है कि किसी बच्चे का ये जानने का अधिकार कि उसके माता पिता कौन है, उसका पेरेंट कौन है, ठीक है, वो किनकी संतान है, ये उसका निजता का अधिकार है। ठीक है, जो हमारे आर्टिकल 21 के तहत संरक्षित किया गया है। पर अगर डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उनका वो डेटा का मिसयूज होता है तो भी वो एक दिक्कत की समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो हमारा आर्टिकल 21 ये बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, और इसी के तहत गोपनीयता का अधिकार भी शामिल होता है हमारा। ठीक है, गोपनीयता का जो हमारा अधिकार है वो भी इसी के तहत शामिल होता है। आगे जो डीएनए विधि की बात की जा रही है तो इसका सिंपल सा, अगर जैसे हमने बताया कि एक तो विधि क्या थी
ठीक है, निजता का अधिकार क्या था, ये सब आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में हेल्प करेगा। तीसरी चीज समस्याएं क्या थी, ये आप समझ गए। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि ये विधि लाना तो एक तरह से सही है कि ऐसी कोई विधि लाए जिससे जो लंबित मामले हैं उनका जल्दी निपटान हो सके। और चूंकि साथ में ये भी जरूरी है कि कोई बच्चा अगर चाहे कि उसके पेरेंट्स कौन है ये जानना चाहे तो पितृत्व परीक्षण करवाना चाहिए, ये भी एक तरह से बिल्कुल उचित है। बस इसमें ये ध्यान रखना होगा कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक लाया जाए साथ में, जिसमें लोगों के जो व्यक्तिगत डेटा है यानी जो डीएनए संबंधी डेटा है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो इसको ये हमारे इस क्वेश्चन की एक ब्रीफ डिस्कशन हुई कि अगर इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर मैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक घटित परिवर्तनों के बारे में बताइए। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन वो भी 2024 का है, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ कि ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में घटित परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास में, भारतीय प्राचीन इतिहास में, एक तो ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर हमें उत्तर लिखना है तो सबसे पहले हम सामाजिक परिवर्तनों की बात कर लेते हैं। तो अगर हम सामाजिक परिवर्तनों की बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल था वहां पे जो समाज था वो काफी स्तरीकृत था, मतलब काफी एक तरह से लोग मिलजुल कर रहते थे, बहुत स्तरीकरण नहीं था, बहुत लेयर्स नहीं थी, लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, ये सारी चीजें एक तरह से नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में काफी एक तरह से संगठित समाज था। ठीक है, वहीं जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट सामने आता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कब सामने आता है तो ये भी एक तरह से है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ठीक है, तो यानी कि वहां से समाज जो है स्तरीकृत होना शुरू हुआ। दूसरी चीज, अगर वहां की सामाजिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज था, या फिर भी भले ही पितृसत्तात्मक समाज था लेकिन महिलाओं को एक ठीक ठाक अधिकार मिलते थे, यानी उस समय जो महिलाएं होती थी वो हमारी एक तरह से विदुषी महिलाएं होती थी जो विद्या अर्जन करती थी और जो हमारे यज्ञ अनुष्ठान होते थे उसमें एक तरह से भागीदारी करती थी। ऋग्वैदिक काल में ही जो आप कभी ने आपने नाम सुना होगा गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, ये सब जो हमारी विदुषी महिलाएं थी वो सब ऋग्वैदिक काल में ही जो एक तरह से प्रसिद्ध हुई। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ा गिरने लगी। उस समय बाल विवाह, बहु विवाह जैसे कॉन्सेप्ट सामने आने लगे। कौन कौन से? बाल विवाह, बहु विवाह, यानी जो समाज था वो पितृसत्तात्मक तो था बट अधिक पितृसत्तात्मक होने लगा और महिलाओं की स्थिति गिर गई। तीसरी चीज, अगर सामाजिक स्थिति की बात करें तो ऋग वैदिक काल में एक तरह से आपको संयुक्त परिवार व्यवस्था दिखाई देती है, वहीं उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है, एकल पारिवारिक व्यवस्था सामने आती है और पितृसत्तात्मक समाज तो ऑब्वियसली रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सामाजिक जो हम परिवर्तन देखते हैं कि ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन हुए। अगर मैं आर्थिक परिवर्तनों की बात करूं तो आर्थिक परिवर्तन में सबसे पहले है कि जो हमारा ऋग्वैदिक काल था वो एक पशुपालन मुख्य समाज था, यानी कि वहां का जो, अगर हम व्यवसाय की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, वहीं पे उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है हमारा मुख्य व्यवसाय बन जाता है और पशुपालन दूसरा व्यवसाय बन जाता है, यानी सेकेंड प्रायोरिटी पे आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, वहाँ की आर्थिक स्थिति की बात करें तो वहाँ पे जो है एक तरह से जो भूमि व्यवस्था थी, भूमि जो है एक सामाजिक व्यवस्था थी, यानी कि भूमि का व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत आवंटन नहीं किया गया था, व्यक्तिगत रूप से किसी की भूमि व्यवस्था नहीं थी, भूमि एक सामुदायिक व्यवस्था थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में कुलीन वर्ग सामने आता है जहाँ पे भूमि का व्यक्तिगत रूप से आवंटन किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से कुलीन जो वर्ग था उसको भूमि दी जाने लगती है, जिसकी वजह से जो महाजनपद काल का प्रारंभ होता है। ठीक है, तीसरी चीज जैसे मैंने कहा भूमि वाला एक आप अंतर कर सकते हैं। तीसरी चीज व्यवसाय। ठीक है, अगर ऋग्वैदिक काल के आप अगर व्यापार, यहाँ पे व्यवसाय नहीं सॉरी व्यापार की हम बात कर रहे हैं, जो ऋग्वैदिक काल का जो व्यापार था वो सीमित दूरी के लिए व्यापार होता था,
यानी कि सीमित दूरी के लिए व्यापार था और वस्तु विनिमय प्रणाली ज्यादा प्रचलित थी ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये परिवर्तन आया कि लंबी दूरी के व्यापार किए जाने लगे, वस्तु विनिमय से ज्यादा मुद्रा विनिमय पे ज्यादा जोर दिया जाने लगा। इसीलिए जो आपका आपने पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास में उत्तरापद और दक्षिणापद का कॉन्सेप्ट आता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, वो यही से शुरू होता है उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आप इसको ऐसे भी पूरा अंतर करके लिख सकते हैं, एक टेबल भी प्रॉपर बना सकते हैं और आप जैसे भी उत्तर लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ऋग्वैदिक काल से उत्तराधिक काल में ये सारे परिवर्तन है, उसके बाद ही प्राचीन इतिहास में जो हमारे एक तरह से नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगर हम अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी इस बार का ही 2024 का जो हमारा पेपर था उसमें ही पूछा था, जनसांख्यिकी सीख। ठीक है, डेमोग्राफिक विंटर की बात करता है ये क्वेश्चन, यानी डेमोग्राफिक विंटर। क्वेश्चन ये है, जनसांख्यिकी शीतकाल क्या है, क्या विश्व इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, विस्तार से समझाइए। जनसांख्यिकी शीतकाल की बात करता है। ठीक है, यानी कि जनसांख्यिकी शीतकाल डेमोग्राफिक विंटर। अच्छा, पहले ये समझते हैं जनसांख्यिकी शीतकाल क्या होती है। अगर किसी भी राष्ट्र में जन्म दर में कमी आ रही है, क्या हो रहा है, जन्म दर में कमी आ रही है, ठीक है, और वृद्ध जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, यानी मृत्यु दर कम है, वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जन्म दर में कमी आ रही है, वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो उस राष्ट्र की जो स्थिति होगी वो जनसांख्यिकी शीतकाल होगी। यहाँ पे जनसांख्यिकी शीतकाल का सिंपल सा मतलब है कि जन्म दर में कमी है, यानी कि प्रजनन दर कम हो गई है, उस स्थान विशेष की, उस राष्ट्र विशेष की, उस क्षेत्र विशेष की प्रजनन दर में कमी आ गई है, जो ठीक है। वृद्ध जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है कि निर्भरता अनुपात बढ़ रहा है और युवा जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है, निर्भरता अनुपात जो है बढ़ रहा है और एक तरह से युवा जनसंख्या कम हो रही है। अगर हम इसके एक तो आपने समझ लिया जनसांख्यिकी शीतकाल क्या होता है। अगर हम इसकी समस्याओं की बात करें तो इसकी समस्याएं सीधे से ये हैं कि ऐसे देश, जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जापान, जर्मनी, इटली, ये सब जगह ये स्थिति देखी जा रही है। इसका सिंपल सा एक समस्या ये है कि चूंकि प्रजनन दर कम हो रही है, युवा जनसंख्या कम होगी और जो वृद्ध लोग हैं वो हमारी निर्भरता अनुपात बढ़ेगा। लंबे समय में ये होगा कि निर्भर लोग, यानी कि जो हमारी वृद्ध जनसंख्या है वो हमारे ऊपर ज़्यादा निर्भर होंगे। नए लोग जो रोजगार में लोगों की ज़रूरतें जो होंगी वो पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि वृद्ध लोग तो एक सीमा तक ही काम कर सकते हैं ना, उनको आप उतना काम नहीं ले सकते जितना आप एक युवा पर्सन से ले सकते हो, युवा व्यक्ति से ले सकते हो। तो वो एक समस्याएं सामने आएंगी, जिस इसकी समस्या आप लंबे समय में सोच पा रहे होंगे। अगर हम इसकी समाधान की बात करें तो इसमें समाधान ये हो सकता है कि हमारी जो लोग हैं, जो हमारी युवा जनसंख्या है और जो आने वाली वृद्ध जनसंख्या है या फिर जो अभी भी है, उसको हम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़े। जैसे हमारी जो पेंशन स्कीम है या फिर न्यू पेंशन स्कीम है, उन सब से अगर हम भारत की बात करें तो पेंशन स्कीम है या फिर जो अलग अलग सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, चाहे तो आप एनपीएस करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ये जो सारी चीज़ें, मतलब आप जब उस अवस्था में जाएं जब आप 60 प्लस हो, 59 प्लस हो, यानी कि 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जब आप हो जाएं, तो आपको किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े। तो सरकार को ऐसी कुछ योजनाएं प्लान करनी होंगी जिससे लंबे समय में ये सारी समस्याएं ना आए कि वो निर्भरता अनुपात बढ़े। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा गया था क्योंकि भारत भी कुछ ऐसी स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है 42वां संविधान संशोधन को अक्सर लघु संविधान कहा जाता है, मूल संवैधानिक ढांचे को परिवर्तित करने में इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है और ये पूछ रहा है कि इसने भारत के मूल संवैधानिक ढांचे को कैसे परिवर्तित किया। 42वां संविधान संशोधन, पहले तो मैं बता दूं, ये आया था 1976 में। इसको लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। ये आया था 1976 में। इसको आप सीधे से ऐसे समझ सकते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो इंदिरा गांधी की सरकार काफी लंबे समय से थी, 1975 में उन्होंने आपातकाल लगाया। ठीक है,
ये आपने जो संविधान वो हमारा जो भारतीय इतिहास है या फिर पॉलिटी के अपने नोट्स में पढ़ा होगा। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तो आपातकाल के बाद उन्होंने काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए जो आपातकाल को एक तरह से उसको सही करने के लिए आप कह सकते हैं, या फिर उसको अपनी जो भी उन्होंने वस्तुस्थिति बना दी थी, उसको ढकने के लिए एक तरह से कह सकते हैं। इस अमेंडमेंट में कई सारे ऐसे भी प्रावधान शामिल हैं जो एक तरह से लंबे समय तक चले, अभी भी विद्यमान है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है। और दूसरे कुछ ऐसे भी प्रावधान थे जिनको 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो उन्होंने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको पलट दिया, क्योंकि वो एक तरह से जो हमारा मूल संवैधानिक ढांचा था उसको एक तरह से खराब कर रहे थे या फिर उन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। मूल संवैधानिक ढांचा की आपने बात पढ़ी होगी, जो हमारा केशवानंद भारतीवाद यानी 1973 का जो केशवानंद भारती मामला आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला आता है, उसमें मूल संवैधानिक ढांचे की सर्वोच्च न्यायालय ने बात की थी कि मूल संवैधानिक ढांचे को कोई भी नियम, कोई भी कानून हनन नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे हम 12वें संविधान संशोधन पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से पॉजिटिव प्रावधान रहे जो अभी भी विद्यमान है और कुछ निगेटिव थे जिनको हम उसके बाद देखेंगे। पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवादी। दूसरा अमेंडमेंट क्या किया गया, इसमें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ऐड किया गया। भाग 4A के तहत जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो था हमारा अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो जो है 86वां जो हमारा संविधान संशोधन था उसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तीसरी चीज क्या की गई, शिक्षा, वन, वन्यजीव, ये जो सारे प्रावधान थे उनको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, संवर्ती सूची में शिक्षा को, यहाँ पे एक मेजर आता है कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में इसी अमेंडमेंट के थ्रू डाल दिया गया था। चौथी चीज क्या की गई, यहाँ पे अधिकरण का कॉन्सेप्ट लाया गया। अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी के तहत अधिकरण का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी कि जो न्यायालय में जो लंबित मामले थे उनको कम करने के लिए और शीघ्र निपटान के लिए अनुच्छेद 323 ए के तहत प्रशासनिक अधिकरण की बात की जाती है और 323 बी के तहत अन्य जो अधिकरण जैसे में हमारा एनजीटी और ये सारी चीजें आती है वो 323 बी में आती है। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान एक लाए गए जो पॉजिटिव थे, जो अभी भी हमारे विद्यमान है। अगर मैं निगेटिव की बात करूं, तो इसी संविधान संशोधन में पहली बार ये किया गया कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, दूसरी चीज, जो न्यायालय की जो न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू की एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति थी हमारे सर्वोच्च न्यायालय की, उसको सीमित कर दिया गया। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया गया। तीसरा क्या किया गया, तीसरा जो है एक तो तीसरा ये किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना बाध्यकारी बना दिया गया अनुच्छेद 74 के तहत। ठीक है, ये सारे प्रावधान किए गए जिसको ये सारे जो निगेटिव प्रावधान है, जैसे 6 वर्ष कार्यकाल बढ़ा दिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित कर दी गई और साथ में जो राष्ट्रपति को एक तरह से बाध्यकारी बना दिया गया, तो ये सारे प्रावधान जो है आपके 1978 का जो 44वां संविधान संशोधन था उसके तहत वापस से पलट दिया गया और वापस से उनको वहां पे अमेंडमेंट करके वापस से ठीक कर दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मूल संवैधानिक ढांचा, जैसे मूल संवैधानिक ढांचे में हमारे संविधान की प्रस्तावना आती है, डीपीएसपी आता है जो हमारा नीति निदेशक तत्व है, वो सारी चीजें आती हैं, वो सब चीजें इसमें एक तरह से जोड़ी भी गई। और कुछ इसमें, हाँ, इसमें एक नेगेटिव प्रावधान में जो कहते हैं मूल संवैधानिक ढांचे को जो हनन करने का काम किया गया, इसमें ये भी किया गया कि मौलिक अधिकारों पर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उस पे जो है डीपीएसपी को एक तरह से वरीयता दी गई, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अगर डिबेट होती है तो डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्वों को पहले प्रायोरिटी रखी जाएगी, ये चीज किया गया।
जिसके बाद 1978 में उसको वापस से पलट दिया गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे कि आप जो हमारा क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन एक तरह से उसको लघु संविधान कहा जाता है, उसने मूल संवैधानिक ढांचे में क्या परिवर्तन किए। तो ये था हमारा ये सारी चीजें। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लास समझ में आए होगी। थैंक यू सो मच।